फ्रेंड्स और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। देखिए दोस्तों, ये सीरीज नंबर 4 है। हम इसमें प्रश्न करेंगे और आप साथ साथ इनको हो सके तो नोट कर लो, नहीं तो रिवीजन तो करना है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये जो बताया गया है, जो भरत है वो जन के नाम पर इंडिया का नाम जो भारत रखा गया, वो किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो वो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में और देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है। उस भरत का जन का उल्लेख मिलता है, वो किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और जिसके नाम पर क्या भारत का नाम क्या रखा गया? इंडिया का नाम भारत रखा गया। इसी के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद देखिए प्राचीन वेद है। यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद है तो वो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और इसमें बात की जाए तो इसमें कुल मंडल कितने हैं? तो इसमें ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्ति हैं, जिन्हें हम मंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुल मंडल 10 हैं और कुल सूक्ति कितनी है? वो 1028 है। यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति हैं या मंत्र हैं? तो 1028 इसमें सूक्ति हैं। और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होर्त कहा जाता है। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको होर्त कहते हैं। और ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया है। वो किस में जोड़ा गया? तो सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से खाली जगह की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसका होने लगा था? तो कांसा का इस्तेमाल होने लगा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यानी लोह युग को ये नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि जो मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से किसका उपयोग होने लगा था? लोहे की जगह तो कांसा का उपयोग होने लगा था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसके। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से कांसा की जगह से लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। इसका इस्तेमाल होने लगा था तो लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। देखिए इसके बारे में, दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध को ही क्या कहा गया? दशराग युद्ध कहा गया। और इसका जो वर्णन है वो किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। और इसके 7वें मंडल में है। कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में। जो दशराग युद्ध है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो दशराग युद्ध है वो किस नदी पर लड़ा गया था? तो ये परशुड़ी नदी पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। कितने राजाओं के संघ को हराया था? तो 10 राजाओं के संघ को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बच्चों के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह? देखिए इसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों के बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह है। तो किसमें? तो अथर्ववेद में बताया गया है। जो कि बुरी आत्माओं, बीमारियों और जादू तंत्र मंत्र का संग्रह किसमें है? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में, 4 वेदों में से अथर्ववेद बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र संग्रह है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र हैं। और ये जो अथर्ववेद है वो किसके द्वारा रचित है? तो अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। और इसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र हैं तथा लगभग
6000 इसमें पद हैं। कितने पद हैं? तो 6000 इसमें पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई यानी कि आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो वो जन थी। क्या थी? तो वो जन थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी हुई थी? तो 5 भागों में बटी हुई थी। जो जैसे कि कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विस्पति एवं जैन के शासक को राजन कहते थे। तो इसमें देखिए एक जो कितने प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी हुई थी। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आर्यों की जो सामाजिक इकाई यानी कि प्रशासनिक इकाई जो थी वो कितने भागों में बटी हुई थी? तो 5 भागों में बटी हुई थी। और जो जन थे वो शासक यानी कि राजन कहलाते थे और विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था और गांव का मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्रीय 5 भागों में प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो वैश्य था, जो कि पशुपालन, व्यापार और खेती जैसे काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो वो किसका था? तो व्यास का था। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें, व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा था। एक कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो एक कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती थी। और व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। जो व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित किसमें है? तो रोहतांग दर्रे में है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कहाँ बहती है? तो कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। कुछ नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, जैसे कि देखिए, चिनाब नदी को क्या बोलते थे? तो अस्कनी बोलते थे। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, एक प्रश्न समझ लो पक्का है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो सतलज का और झेलम का पूछा जाता है। तो देखिए, चेनाब नदी को प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी है। सतलज का शतद्री है। रावी का परसुड़ी है और झेलम का वितस्ता है। गंडक का सदानीरा है और गोमती का गोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक आर्य शब्द सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था झेलम का वितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? तो वो किसका किया गया? तो झेलम का किया गया है। देखिए, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और सेम बिल्कुल वही प्रश्न है। ऊपर यही प्रश्न था, नीचे भी यही प्रश्न था, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। देखिए, झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है। जो ये वितस्ता है यानी कि झेलम नदी है, इसका जो उद्गम स्थल कहाँ से है? तो शेषनाग झील से है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो वो संगीत से संबंधित वेद है वो सामवेद है। इसको संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। सामवेद से तात्पर्य है कि ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं। सामवेद के जो मंत्र हैं वो गाए जाते हैं, जो संगीतमय हों। साम शब्द का अर्थ है गान, यानी साम शब्द का ही अर्थ होता है गान। सामवेद से संग्रहित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके बारे में बता चुके हैं, अब फिर से जान लीजिए। भारत के प्राचीन धर्मग्रंथ वेद की व्याख्या 4 है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। और जैसे संगीत का जनक भी कहते हैं वो सामवेद को कहते हैं, जिसमें यज्ञ वगैरह, जादू टोना, उसे यजुर्वेद कहते हैं, जिसमें ये इनकी व्याख्या की गई। जादू टोना, टोटका, मंत्र, यज्ञ वो यजुर्वेद में। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित ये अथर्ववेद है, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को ऋषियों मुनियों के द्वारा मौखिक रूप से वर्णित ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में जाना जाता है। इसमें जो ऋग्वेद है इसमें कितने हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 इसमें रचनाएं हैं ऋग्वेद के अंदर। ये पूछ ली जाती हैं, आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं, 10,462 इसमें रचनाएं हैं। आइए यजुर्वेद के बारे में जानते हैं थोड़ा। यजुर्वेद को मंत्रों तथा बलि विधि के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद को किसके लिए जाना जाता है? तो यजुर्वेद को मंत्रों तथा बलि विधि के लिए जाना जाता है। सामवेद के बारे में देखते हैं, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और अथर्ववेद के बारे में देखिए, अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र संग्रह सूक्त है? जो पुरुष सूक्त है वो किसका एकमात्र संग्रह है? तो वो ऋग्वेद का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूत्र है। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल का एक प्रमुख सूक्त है? तो 10वें मंडल का एक सूत्र है। देखिए CHSL में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई और उसमें अंगों का वर्णन हुआ है, उसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो वो गृहस्थ जीवन का प्रावधान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे क्वेश्चनों को कराएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, जिससे आपका उन प्रश्नों का रिवीजन हो सके जो प्रश्न सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।